Hello friends, I am Dr. Hina Chanwal, Professor and Head Department of Anesthesiology, GCS Medical College, Hospital and Research Center, Ahmedabad. I am instructor of Indian Resuscitation Council. I am active member of Indian Society of Anesthesiologists. आज हम CPR के बारे में बातचीत करेंगे। आप कोई रास्ते से जा रहे हो, या तो आप कोई शॉपिंग मॉल में हो या तो सिनेमा घर में हो, उस टाइम पे अगर कोई व्यक्ति आपकी नज़र के सामने कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से, हार्ट बंद होने की वजह से अचानक चक्कर खा के गिर जाता है, तो इस समय पे आप उस व्यक्ति की मदद कैसे करोगे? उस व्यक्ति की मदद करने के लिए एक CPR नाम की टेक्निक है। इस CPR को मेडिकल भाषा में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहा जाता है। कार्डियो मतलब हार्ट, हृदय, पल्मोनरी मतलब लंग्स, फेफड़े, रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवित करना। ये CPR की टेक्निक के अंतर्गत हम मरीज को जो हृदय है उसका पंपिंग करके उसकी जान बचा सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हो, जरूरी नहीं है कि आप नर्स हो, जरूरी नहीं है कि आप पैरामेडिकल स्टाफ हो। ये सामान्य से सामान्य आम आदमी भी इस टेक्निक सीख सकता है। इस टेक्निक की वजह से आपको ये जानना जरूरी है कि ये सडन कार्डियक अरेस्ट क्या है। तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट जो है उसमें हार्ट बंद हो जाता है, मरीज सांस लेना बंद कर देता है। बेसिकली हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों में थोड़ा फर्क है। हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है, पर हर एक हार्ट अटैक है वो कार्डियक अरेस्ट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, उसकी सांसें जो है वो रुक जाती। नॉर्मल व्यक्ति में अपना हार्ट जो है वो 60 से 90 प्रति मिनट की गति से रेगुलर पंपिंग ऐसे करता है। इस रेगुलर पंपिंग की वजह से हृदय में से जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों के द्वारा मस्तिष्क में और शरीर के दूसरे हिस्से है उसमें पहुंचता है। ये जो रक्त है उसमें मौजूद ऑक्सीजन और ग्लूकोज की वजह से आदमी जिंदा रहता है। पर कार्डियक अरेस्ट में हार्ट की जो रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है उसमें गति अवरोध आता है। इस गति अवरोध की वजह से जो नॉर्मल हार्ट है वो ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, तो उसको मेडिकल की भाषा में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट में से जो रक्त है वो ना ही आगे जा पाता है और ना ही वापस आता है। तो जो खून है हृदय के अंदर वो आगे नहीं जाने की वजह से मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता है, इसीलिए आदमी चक्कर होके बेहोश होके गिर जाता है। अगले 5 से 7 मिनट में अगर ऐसा ही चालू रहता है तो वो आदमी की मौत की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उसके लिए अपने को CPR देना है और इस CPR के लिए 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। अब CPR जो है वो कैसे करना है? कार्डियक अरेस्ट है वो कहीं पे भी हो सकता है, जैसे आपके घर में भी हो सकता है, पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे हो सकता है, कहीं पे आग लगी हो वहाँ हो सकता है, कहीं पे भूचाल भूकंप आया हो, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ हो, तो ये सब जगह सेफ नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो सराउंडिंग एरिया है, आजू बाजू के एरिया है, वो चेक करना है। अगर आपको लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है तो आपको पहले आपकी सलामती देखनी है।
आपको खुद को रिस्क में नहीं लेना है। ऐसी जगह पे अगर रिस्क है तो सबसे पहले मरीज को जो सेफ जगह है वहां पे शिफ्ट करना है। मरीज को आप कोई फ्लैट हार्ड सरफेस हो, ये हार्ड सरफेस है, वहां पे आपको शिफ्ट कर देना है। उसके बाद अगर आप चाहो कि मैं चेयर पे बैठे बैठे सीपीआर दूं तो ऐसे सीपीआर नहीं हो सकता है। सॉफ्ट गद्दा है उस पे भी आप सीपीआर नहीं दे सकते हो। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेकंड जो स्टेप है उसमें आपको मरीज है उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। जैसे कि उसके मरीज के फ्रंट साइड में आके उसका शोल्डर टैप करना है। हेलो हेलो भैया, आप कैसे हो, आपका क्या नाम है। मरीज जो भी लैंग्वेज पहचानता है, चाहे वो गुजराती हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उस भाषा में आपको उसको पूछना है। अभी मरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो क्या करें। अब उसके बाद का जो स्टेप है वो है चेक ब्रीदिंग। ब्रीदिंग चेक करने के लिए आपको चीन लिफ्ट करनी है, मरीज की जो सांसें हैं उसको सुनना है और उसके साथ साथ चेस्ट एक्सपेंशन या कि सांस के साथ जो छाती ऊपर नीचे उभरती है वो आपको देखना है। ये ब्रीदिंग अपना चेक हो गया। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप कि आपको कॉल फॉर हेल्प, यानी आपको एम्बुलेंस जो इंडिया में अपना 108 नंबर है उसको कॉल करना है। पर याद रखिए, आप जब भी एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तब आपको अपनी जो माहिती है कि हम क्या है वो आपको एम्बुलेंस वाले को बताना है। उसके साथ साथ कहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हुआ है वो जगह का लोकेशन दिखाना है। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ मरीज कितने हैं जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है वो आपको नंबर बताना है। साथ साथ में उनकी उम्र और उनका जो जेंडर है वो भी आपको बताना है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको 3 स्टेप करना है। द फर्स्ट स्टेप इज चेक रिस्पॉन्सिव, सेकंड स्टेप इज ब्रीदिंग एंड थर्ड स्टेप इज कॉल फॉर द एम्बुलेंस। तो ये जो तीनों स्टेप है वो आपको टाइम लिमिट पीरियड 5 से 10 सेकंड के बीच में कंप्लीट करना है। जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करोगे तो उतना ज्यादा फायदा मरीज को मिलेगा। अब अपने को सीपीआर स्टार्ट करना है तो वो कैसे करें। तो उसके लिए मरीज का ये जो निप्पल लाइन है उसके सेंटर में जहां पे अपनी छाती की हड्डी है उसको स्टर्नम का निचला हिस्सा बोलते हैं, वहां पे आपका ये जो हाथ का ये जो भाग है वहां से आपको कंप्रेशन देना है। ये राइट लेफ्ट कोई भी चलता है। तो ये हाथ को हमने यहाँ पे रखा, दूसरे हाथ की उंगली है वो उंगली से उंगली मिलाना है। उसके बाद अपने को देखना है कि ये जो रिस्ट जॉइंट है, ये एल्बो है और ये शोल्डर है, ये सीधी लाइन में होना चाहिए। और जब आप कंप्रेशन दे रहे हो तब प्रेशर जो है वो शोल्डर से आपको देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप जब कंप्रेशन दे रहे हो तब आपको ध्यान में रखना है कि उसकी जो डेप्थ है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसकी जो स्पीड है वो 100 से 120 प्रति मिनट होनी चाहिए। पुश हार्ड, पुश फास्ट। जब आप यहाँ पे ये डेप्थ दे रहे हो, दबाव दे रहे हो 5 से 6 सेंटीमीटर का, तब आपको ये जो छाती है वो वापस से ऊपर आए उतना टाइम भी देना होता है। तो ये जो चीज है 30 चेस्ट कंप्रेशन वाली, वो अगर आप अकेले हो तो आपको कंटिन्यू करना है जब तक आप थक नहीं जाओ। पर अगर आपके साथ दूसरा आदमी आता है तो आपको ये चेस्ट कंप्रेशन 1 2 3 4 अप टू 30 गिनती शुरू करनी है। ये 30 तक कंप्रेशन जो होता है उसको एक साइकिल बोलते हैं।
तो ऐसी आपको 5 साइकिल कंप्लीट करनी है। उसके बाद दूसरा आदमी है वो पेशेंट का टेक ओवर कर लेगा, जिसको हमारी भाषा में स्विच ओवर रोल हम बोलते हैं। उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि ये लंबे टाइम तक सीपीआर चालू रहता है तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। दूसरा कि आप थक नहीं जाते हो, एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हो, तो ये उसके फायदे भी है। अभी चीज ये आती है हमारे दिमाग में कि ये जो सीपीआर है वो कब तक कंटिन्यू करना है। वो तब तक अपने को कंटिन्यू करना है जब तक ये जो मरीज है वो जाग नहीं जाए, रिस्पॉन्स करना शुरू नहीं करे, उसकी सांस वापस नहीं आए, उसकी बॉडी की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, तब तक अपने को ये कंटिन्यू करना है। आप एग्जॉस्ट हो जाते हो तो दूसरा आदमी आके आपको टेक ओवर कर लेगा उसका, या अगर आपके पास एम्बुलेंस की हेल्प आ जाती है तो फिर आप उनको दे दो। तो इस हिसाब से आप सीपीआर कंटिन्यू कब तक करना है वो डिसीजन ले सकते हो। अभी सीपीआर की इतनी सारी चीजें हो गई तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि मुझे डाउट है कि ये जो मरीज है उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और मैंने तो चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया, तो कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं होगा। एज अ कोर्ट ऑफ लॉ ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका इंटेंशन सही है, आप किसी की जान बचाना चाहते हो, तो इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इश्यू, आप सोच रहे हो कि इसका जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि ये जो गर्दन है वहां पे ये जो नाड़ी है उसको पहले चेक करो। अगर आप ये चेक करने जाते हो तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। उसकी जगह आपने रिस्पॉन्स चेक किया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपने ब्रीदिंग चेक किया, ब्रीदिंग भी नहीं है। इस टाइम पे अगर हार्ट थोड़ा बहुत चालू भी होगा तो वो कभी भी बंद हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधा चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देना है। तीसरी बात यह है कि जब आप ये चेस्ट कंप्रेशन देते हो तो अगर आपने ये लोकेशन सही नहीं पकड़ा है तो चांसेस ये है कि ये जो रिब की हड्डी है, जिसको हम छाती की हड्डी को रिब बोलते हैं, जो उसका फ्रैक्चर होने की संभावना है। तो अगर फ्रैक्चर भी हो जाता है, टिक टिक ऐसे आवाज आता है, तो आपको बिना घबराए वापस से सेंटर में आ जाओ एग्जैक्ट लोकेशन पे, और सीपीआर जो है वो कंटिन्यू कर दो। तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा, आपको लगता है कि कोई पेशेंट है, उसका सपोज हृदय का ऑपरेशन हुआ है या तो शरीर के और कोई भी भाग का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के तुरंत बाद वो घर पे आता है, वो अगर आपकी सोसाइटी में रहता है, पता पड़ा कि ये कार्डियक अरेस्ट में गया है, तो इस पेशेंट को भी आप सीपीआर तुरंत दे सकते हो। आपको ये टेंशन रहता है कि अगर मैं सीपीआर दूंगा तो उसके टांके जो लिए हुए हैं ऑपरेशन के वो खुल जाएंगे, तो उसकी चिंता किए बिना उसकी जान बचाना अभी ज्यादा जरूरी है। जान बच गई तो फिर टांके अपने बाद में ले सकते हैं। ऐसा कहा जा सकता है बहुत सारे स्टडी के अनुसार कि कोई पेशेंट होता है जिसमें 40 से 45 मिनट तक सीपीआर दिया, चेस्ट कंप्रेशन दिया, उसके बाद एम्बुलेंस आई तो भी वो मरीज है वो बच गया है, उसकी जान बच गई है। तो हमारा कहना ये है कि क्यों ना सब लोग साथ में मिलके ये सीपीआर सीखे। ये बहुत इजी स्टेप है, आप खुद सीख सकते हो, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनको भी सिखा सकते हो। अभी अपना एक अभी जो कोरोना पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो आपके माइंड में होगा कि कोरोना पेशेंट है, वो अगर कार्डियक अरेस्ट में गया तो उसको सीपीआर कैसे देंगे। तो उसको सीपीआर देने के लिए आपको मरीज का जो नाक और मुंह है वो ऐसे कपड़े से ढक देना है। उसके बाद, हेलो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मरीज है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सो कॉल फॉर द हेल्प 108 एम्बुलेंस
and start the chest compression. So इस पेशेंट में आपको ब्रीदिंग चेक करने के लिए नहीं जाना है। तो ये आज की जो माहिती मैंने आपके साथ शेयर की है उसकी वजह ये है कि जो अरेस्ट है वो 80% घर पे ही होते हैं। तो अगर हर एक आदमी ये टेक्निक सीख लेता है तो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है, और अपने ये जो 2 हाथ है उससे हम काफी लोगों की जान बचा सकते हैं। तो हमारा आज का उद्देश्य यही है कि ये CPR की ट्रेनिंग आपको हम सिखा रहे हैं, तो आप सीखो और बहुत सारे लोगों की जान बचाओ। धन्यवाद।